नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सिखवाल ऑनलाइन हब में। मैं कैलाश चौधरी और आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हो। जितने भी प्यारे बच्चे मेरी क्लास देख रहे हैं सभी बच्चों को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं एकदम मस्त, स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अपन क्या पढ़ रहे थे बेटा? मेवाड़ का इतिहास। और मेवाड़ के इतिहास में अपने कौन सा राजा शुरू करने वाले थे? तो विक्रमादित्य। विक्रमादित्य से आज अपनी क्लास का आगाज करते हैं। तो बिल्कुल जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, परवीन सिंह राठौड़, अजय कुमार, जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को गुड इवनिंग, राम राम जी, राम राम, सभी को राम राम। एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइएगा। देखो बेटा, हाँ जी बिल्कुल रवि, बिल्कुल रवि, नमस्ते बेटा, नमस्ते। अपन पढ़ रहे थे मेवाड़ का इतिहास और मेवाड़ के इतिहास में आज अपन पढ़ने वाले हैं विक्रमादित्य के बारे में। पूरे मनोवेग के साथ विक्रमादित्य को समझना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट राजा है विक्रमादित्य। और कल अपन विक्रमादित्य के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन कल विक्रमादित्य के बारे में नहीं पढ़ पाए थे। आज अपन विक्रमादित्य को पूरा कर देते हैं। 1531 से 1536 तक राजा रहते हैं अपने विक्रमादित्य, यानी ज्यादा लंबी आयु इनकी रहती नहीं है। ज्यादा लंबे समय तक राजा रहे नहीं थे, केवल 5-6 साल तक ही राजा रह पाए थे विक्रमादित्य। देखो बेटा, विक्रमादित्य जब राजा बने थे उस समय विक्रमादित्य की आयु कितनी थी? तो मात्र 11 वर्ष की आयु में ये राजा बने। तो 11 वर्ष की आयु में राजा बनेंगे तो इनकी संरक्षिका बनी थी, और संरक्षिका बनी थी इनकी माता, और इनकी माता का नाम है रानी कर्मावती। कर्मावती की देखरेख में ये पले पोसे बड़े हुए। रानी कर्मावती ने वही सपना संजोए हुए थी कि जिस प्रकार कर्पूरी देवी अपने 11 साल के बेटे पृथ्वीराज चौहान को राजा बना सकती, तो मैं मेरे चिंटू विक्रमादित्य को क्यों नहीं? हर व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति में पृथ्वीराज चौहान जैसी योग्यताएं नहीं हो सकती। वो तो पृथ्वीराज चौहान था जो 11 साल की आयु में राजा बने और 12 साल में पूरे साम्राज्य को संभाल लिया था, और 16 साल की उम्र में तो पूरा उसने दिल्ली फतेह कर दिया था। तो हर व्यक्ति पृथ्वीराज चौहान नहीं बन सकता है। पृथ्वीराज चौहान बनने के लिए दम चाहिए, लेकिन विक्रमादित्य फिर भी राजा बने थे। और विक्रमादित्य जब राजा बने थे उस समय विक्रमादित्य की आयु कितनी थी बेटा? तो इनकी आयु थी उस समय मात्र 11 वर्ष। कितने वर्ष के थे? 11 साल के। अब विक्रमादित्य के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उस समय मेवाड़ की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय थी, और दयनीय स्थिति में मेवाड़ के ऊपर अटैक पे अटैक होने लगे थे। हालांकि रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता मांग रखी थी। हुमायूं का उनको जो है, मुगलों का उनको संरक्षण मिल चुका था मेवाड़ को, लेकिन फिर भी रानी कर्मावती जो है इन्होंने प्रयास किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रानी कर्मावती ने प्रयास किया कि अपने और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए, बाहर से कोई समस्या नहीं आए। लेकिन उस समय इनके शासनकाल में एक गुजरात से आक्रमण होता है, और गुजरात से आक्रमण करता है कुतुब शाह। जो कुतुब शाह आक्रमण करता है बेटा, और कुतुब शाह ने कब आक्रमण किया? तो 1533 में पहली बार आक्रमण किया। पहले मैं इनके बारे में कुछ बातें हैं जो आपको लिखवा देता हूं। इनकी माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम याद रखना बेटा, रानी कर्मावती। इनकी मां का नाम क्या था? तो रानी कर्मावती इनकी माता का नाम। फिर बाद में आपसे पूछ लिया जाए इनके पिता का नाम क्या था बेटा? तो इनके पिता का नाम राणा सांगा। राणा सांगा इनके क्या थे? पिताजी हुआ करते थे। अब ये जो है विक्रमादित्य बड़े हुए थे, थोड़े से बड़े हुए, और इनका विवाह भी करवा दिया गया था। अपने विक्रमादित्य का क्या हो गया था बेटा? विक्रमादित्य का विवाह भी करवा दिया गया था। और इनका जो विवाह कराया गया था वो कराया गया था जवाहर बाई के साथ। इनकी पत्नी का नाम अगर आपसे पूछ ले तो इनकी पत्नी का नाम था जवाहर बाई। जवाहर बाई इनकी पत्नी का नाम हुआ करता था। इनके साथ इनका विवाह हुआ था। फिर देखिए बेटा क्या हुआ, तो कितने वर्ष की आयु में? बाल्यकाल में मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बने। मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बने। आपसे पूछा जाएगा कितने साल की आयु में शासक बने? 11 वर्ष की आयु में ये शासक बने थे। जब ये राजा बने थे इस समय इनकी आयु ज्यादा नहीं थी, केवल 11 साल के थे, और 11 साल की बाली उम्र में ये क्या बन जाते हैं बेटा? राजा बन जाते हैं। इनके समकालीन इनका एक दासी पुत्र हुआ करता था, और जो इनका दासी भाई था उनका नाम हुआ करता था बनवीर। बनवीर पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। दासी पुत्र था इनका। अब छोटे उम्र में राजा बने इसलिए इनकी एक संरक्षिका बनी थी, और इनकी संरक्षिका कौन थी? तो इनकी माता, जिन्होंने इनका संरक्षण किया था। संरक्षिका का नाम रानी कर्मावती। कर्मावती की देखरेख में ये बड़े हुए थे। कर्मावती इनकी क्या बन जाती है बेटा? संरक्षिका। और इन्हीं के देखरेख में ये पलते हैं, पोसते हैं और बड़े होते हैं अपने विक्रमादित्य। अब जैसे ही ये भाई साहब राजा बने, इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आ जाती है गुजरात का आक्रमण। गुजरात से हुआ अटैक। और गुजरात से अटैक कब हुआ था बेटा? तो 1533।
ये देखो बेटा, ये अपने माना कि राजस्थान, आपको लगता तो नहीं होगा, आप कहते हैं सोचते होंगे कि यार सर कतई जहर राजस्थान बनाते हैं, अपने ये राजस्थान और ये अपने मेवाड़, और मेवाड़ में बेटा याद करना अपने इधर गुजरात, ये इधर क्या है अपने गुजरात, और गुजरात के जो राजा हुआ करते थे उस समय कुतुब शाह, ओ सॉरी बेटा बहादुर शाह, गुजरात के राजा कौन थे? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने 1533 में मेवाड़ पर अटैक कर दिया था। इन्होंने मेवाड़ पर अटैक कब किया? तो 1533 में। रानी कर्मावती के सामने कोई विकल्प नहीं थे, उनसे युद्ध करने की स्थिति में उस समय मेवाड़ नहीं था। मेवाड़ की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो चुकी थी, उनका बस नहीं चल रहा था कि वो बहादुर शाह से युद्ध कर सके, इसलिए रानी कर्मावती ने दोनों के बीच में समझौता करने की सोची। उसने मेवाड़ का खजाना खोल दिया था, उन्होंने उनको सारा धन दे दिया था और धन देकर के उनको लौटा दिया था। उन्होंने कहा जो चाहिए जो ले ले, तू जितने पैसे चाहिए उतने पैसे ले ले, जितना मांगना है उतना सब कुछ ले जा, लेकिन तू अटैक नहीं करेगा, जनता को परेशान नहीं करेगा। और उन्होंने जो है वहां से धन वन दिखाकर उसको वापस विदा कर दिया। उनको कहा धन वन लेना है तो धन ले ले, और तो क्या जान लेगा, अब मेरे रामनामी मादले ले जा, मेरी कड़िया ले जा, मेरे चूड़ला ले जा, सब ले जा, उन्हें तेरा मोबाइल ले जाऊंगा। कर्मा दे नहीं, मोबाइल नहीं देंगे, मोबाइल तो चाहिए, मेरे बाबू का वीडियो कॉल आएगा, आज अपने हार्ट डे भी है। आज कौन सा डे है? कुछ हार्ट वार्ट का कोई डे वे है, अपने ध्यान रखना के अंतरराष्ट्रीय हार्ट डे कुछ है, तो आज उसे कुछ पढ़ा था मैंने, उसको अंतरराष्ट्रीय हार्ट डे बोलते हैं, हृदय दिवस। हमारे हिंदी वाले सर कह रहे हैं हृदय दिवस, अपन तो अंग्रेज है, अपन तो अंग्रेजी में बात करते हैं, तो आज हार्ट डे है, हृदय दिवस है। हृदय का ध्यान रखना, किसी का दिल विल मत तोड़ देना, और सभी ध्यान रखना एक दूसरे का, कोई आपको दिल विल तोड़ दे तो थोड़ा फेविक्विक रखना। और लड़के लोगों का तो दिल विशेष तौर से बहुत कमजोर होता है, इसलिए लड़के लोग साथ में प्लास्टिक की बाल्टी भर के फेविक्विक रखते हैं। लड़कों का दिन में 10-15 बार तो दिल टूट ही जाता है, इसलिए लड़के लोग साथ में अपने फेविक्विक की बाल्टी लेकर जाएं। तो हार्ट दिवस की भी आप सभी को शुभकामनाएं। सर आपको कैसे पता कि लड़के लोगों का दिल ऐसा होता है? तो मैंने ऐसा सुना था, बाकी ऐसे मत सोच लेना कि सर आपका भी टूटा है क्या। अपना तो कभी दिल टूटे न कुछ टूटे, अपना दिल पत्थर का दिल है? दिल टूटने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे बोल तो दो, बावड़ी पूछाऊं, एक बार तो कह दो हार्ट दिवस की आपको भी शुभकामनाएं। इतने क्या मंगतापना करते हो? हृदय दिवस की शुभकामनाएं भी नहीं दे रहे हो, इतना बुरे हो आप। आगे देखो, 1533 में जब इन्होंने अटैक किया था बेटा, तो 1533 में बहादुर शाह जफर की विजय हो जाती, बहादुर शाह की विजय हो जाती है। खूब सारा धन वन लूटते हैं और खूब सारा धन लूट करके ये वापस मालवा लौट जाते हैं। अब इनको लगा यार मेवाड़ की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है, मेवाड़ की स्थिति खराब है, अपने को वापस आक्रमण करना चाहिए। बहादुर शाह ने फिर विशाल सेना तैयार की, उन्होंने इस बार मेवाड़ पर अधिकारी कर लेते हैं। 1534 में इन्होंने पुनः आक्रमण किया, तब अपने मेवाड़ का दूसरा साका, मेवाड़ का दूसरा साका, और मेवाड़ का दूसरा साका कब हुआ बेटा? तो 1534-35 दोनों तारीखें मिलती है आपको। सर ऐसे कैसे? तो इन्होंने दिसंबर के आसपास इन्होंने हमला किया था, जनवरी तक इनके बीच में ये संघर्ष चलता रहा, इसलिए 1534 और 35 दोनों ही आती हैं, है ना। 1534-35 में देखो बेटा, तो मेवाड़ का दूसरा साका, और मेवाड़ का दूसरा साका कब हुआ? तो 1534-35 में मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था जी। अब देखो बेटा, दूसरे साके के समय आक्रमणकारी कौन था? तो बहादुर शाह। इस बार मेवाड़ की सेना के पास युद्ध के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे देने के लिए। तो फिर बाद में यहां पर जब दूसरा साका हुआ तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रावत बाग सिंह, इनके नेतृत्व में मेवाड़ी सेना ने युद्ध करने का फैसला किया। इन्होंने कहा अब तो अपन लड़ेंगे, जीते या हारे जो होगा वो होगा, अब तो अपने को युद्ध ही करना है, तो भयंकर तरीके से टूट पड़ेंगे। रावत बाग सिंह के नेतृत्व में यहां पे केसरिया हुआ था। रानी कर्मावती स्थिति को समझ पा रही थी, और रानी कर्मावती ने जो है पहले ही सोच लिया था अपने को तो जो है जैसे युद्ध होगा और अपन अपने दोनों जो पुत्र हैं दोनों पुत्रों को अपन बूंदी भेज देते हैं। तो विक्रमादित्य और उदय सिंह को उन्होंने बूंदी भेज दिया, और मेवाड़ का भयंकर तरीके से दूसरा साका हुआ था, जिसमें बहादुर शाह जफर ने जो है, बहादुर शाह सॉरी जफर बार बार आ रहा है, बहादुर शाह ने अटैक किया था गुजरात के राजा ने। दूसरे साके के समय बेटा याद रखना, गुजरात के राजा बहादुर शाह अटैक करने वाले व्यक्ति थे। दूसरा साका हुआ कब? तो 1534-35 में हुआ था। उस समय केसरिया किनके नेतृत्व में हुआ? तो रावत बाग सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। जौहर और केसरिया, मैं बार बार कहता हूं कि जौहर और केसरिया में काफी फर्क है। केसरिया योद्धा करते हैं, उस समय क्या होता था, जैसे 12 साल 13 साल से ऊपर का जो भी लड़के होते थे उन सबको तलवारें पकड़ा के रणभूमि में खड़ा कर देते थे कि या तो मरना या मारना, ऐसे लौट के मत आ जाना नालायक की तरह, जित्तों को मार सके उत्तों को मारना, और मार मुर के फिर बाद में ही वापस लौटना। और जितनी जो लड़कियां हुआ करती थी
जो 12 साल से ऊपर की कुंवारी लड़कियां, उनको गुप्त रास्ते से अपने ननियाल मामे के वहां इधर उधर भेज दिया जाता था। और बाकी जो छोटी लड़कियां होती थी, 10-12 साल से छोटे बच्चे, वो महिलाओं के साथ जिंदा आग में कूद जाते थे। और जिंदा आग में कूद करके वो क्या कर लेते थे बेटा, जौहर कर लेते थे। बाकी जो बड़ी लड़कियां होती थी उनको जौहर नहीं कराया जाता था, उनको अपने ननियाल वगैरह या इधर उधर भेज दिया जाता था। तो अपने मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था। उससे पहले रानी कर्मावती बढ़िया गई थी अपने चांदपोल से बढ़िया राखी वाखी लेकर आई थी, और बढ़िया राखी ला करके उन्होंने फोटो खींची थी, और फोटो खींच के हुमायूं को भेजी, और हुमायूं को लिखा, हाय प्यारे भैया। उन्होंने कहा, अरे कौन बेड़ा कैसी? उन्होंने कहा, मैं कर्मावती मेवाड़ से। अच्छा, बोलो क्या बात है बेड़ा? उन्होंने कहा, मैसे से मेरे ऊपर बहादुर शाह का अटैक हो चुका है, प्लीज हेल्प मी भैया। अब मैं आ रहा हूं, तो टेंशन मत ले, तेरा भाई जब तक जिंदा है चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर इन्होंने अटैक भी किया, और उसके बाद बहादुर शाह को खदेड़ा भी, और बहादुर शाह को पराजित करके वापस विक्रमादित्य को हुमायूं ने राजा बना दिया था। लेकिन मेवाड़ की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो चुकी थी। तो मेवाड़ का अपने दूसरा साका, और इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। हाँ जी बिल्कुल, हरि किशन आपको भी हार्ट दिवस की शुभकामनाएं। रवि जोरवाल आपको भी, शमशिका आपको भी, मोहिनी फौजदार, सभी बच्चों को हार्ट दिवस की शुभकामनाएं। बिल्कुल अपने दिल को संभाल कर, एकदम थाम कर बैठना है। शाबाश बेटा। और क्या बातें याद रखनी है? अब जब वापिस उनको विक्रमादित्य को राजा बनाया, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई थी। वो आ गई थी कौन? बनवीर। बनवीर लालच में आ गया था। बनवीर को लगा अब न रानी कर्मावती रही न कोई रहा, अपन अब अच्छा मौका है, अच्छे मौके का फायदा उठाकर अब अपन राजा बन सकते हैं। बनवीर दासी पुत्र था, पुत्तल और पृथ्वीराज का दासी पुत्र। बनवीर ने सोचा कि हम राजा बनेंगे। अब बनवीर राजा बनने के लिए जो है, हाँ जी बिल्कुल, आज मैं किसी का राधे राधे नहीं स्वीकार करूंगा, आज सीधा हार्ट दिवस ही स्वीकार किया जाएगा। फिर भी चलो कोई बात नहीं। शिवशांत कुमार राधे राधे जी, राधे राधे। हाँ जी, ये सारी बातें विक्रमादित्य के बारे में ही पढ़ाई जा रही है। देखो विक्रमादित्य के बारे में बेसिक बातें मैंने बता दी थी। मैं विक्रमादित्य का इतिहास के बारे में कुछ बातें बता रहा हूं, उसके बाद में इनका वर्णन वगैरह आपको लिख के बताऊंगा। बनवीर, अब बनवीर को लगा कि यार अपन विक्रमादित्य को निपटा के अपन राजा बन सकते हैं, अच्छा मौका अपने पास। तो बनवीर विक्रमादित्य को मारने का पूरा षड्यंत्र रचता है। फिर एक रात को बढ़िया फुल लगाता है, पैक सेक लगाता है, और फिर बाद में अपनी नंगी तलवार निकालता है। अमावस्या की रात थी और यह घटना थी 1536 की, और पहुंच जाता है विक्रमादित्य के महलों में, अपने कुछ सामंतों को अपनी ओर मिला के, मेवाड़ के सामंतों को। और जैसे ही पहुंचे, और पहुंचते ही उन्होंने जो है वार किया, और वार करके उन्होंने क्या कर दिया था बेटा, उन्होंने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। और वो खून से रंगी हुई तलवार लेकर पहुंच गए थे उदय सिंह के कक्ष में, क्योंकि उनको पता था कि विक्रमादित्य को मारने के बाद भी उदय सिंह नामक कांटा अभी तक जिंदा है। उदय सिंह को मारना बहुत ही जरूरी है। अगर उदय सिंह जिंदा रह गया तो फिर बाद में समस्याएं और बढ़ सकती हैं। तो उदय सिंह को मारने के लिए पहुंचा, तो उस समय एक मां थी, धाई मां उदय सिंह की। धाई मां क्या होती है? तो पालन पोषण करने वाली। और उस धाई मां का नाम था बेटा पन्ना धाई। पन्ना धाई को लगा कि ये मेवाड़ संकट में है, और राणा सांगा का वंशज जो अंतिम दीपक बचा है ये भी बुझ जाएगा, तो मेवाड़ यहीं हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएगा। मेवाड़ की जो राणा शाखा है वो यहीं समाप्त हो जाएगी। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए? तो उनका एक बेटा उस समय चंदन, जो उनके साथ रहता था, सेम आयु का था। तो उन्होंने अपने पुत्र चंदन को उठाया, बेट उठा, उठ चिंटू खड़ा हो। चंदन खड़ा हुआ। चंदन ने खड़ा होकर कहा कि यस मॉम। उन्होंने कहा कपड़े खोल अपने। ओ नहीं नहीं मॉम ठंड लग रही है। उन्होंने कहा खोल कपड़े। फिर उदय सिंह को उठाया, उदय सिंह खड़ा हो जा। उदय सिंह को भी कपड़े खुलवाए। फिर बाद में चंदन के कपड़े उदय सिंह को पहनाए, उदय सिंह के कपड़े चंदन को पहनाए। चंदन को कहा जा तू उस बेड पे सो जा ऊपर। ओ माय गॉड, चंदन तो ऊपर जाकर डांस करे, आज तो मजा आ गया, मजा आ गया। बड़ा गद्दा गद्दे को तकिए को फेंके, फुल मजे करे। और उदय सिंह ने कहा मैं तो नीचे सोऊं ना सोऊं बोरी पे, मैं तो ऊपर ही सोऊंगा। लेकिन एक मां एक अपने पुत्र का बलिदान करके एक मेवाड़ के वंशज को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही थी, क्योंकि उनको यह बात पता चल चुकी थी कि बनवीर अब इस कक्ष की ओर आ रहा है, और कक्ष की ओर आएगा तो फिर बाद में वो उदय सिंह को मारने के लिए प्रयास करेगा। उदय सिंह मर गया तो मेवाड़ का इतिहास यही समाप्त हो जाएगा। उदय सिंह को बचाने के लिए पन्ना धाई ने जो है बेटा, उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान करने का फैसला किया था। फिर जैसे ही वो अपने चंदन को उनके बेड पे सुला दिया, और पहुंच गया था विक्रमादित्य वही खून से सनी हुई नंगी तलवार लेकर। और जैसे ही पहुंचा और जाके कहा कि कहां है उदय सिंह?
पन्नाधाय अपने पुत्र को बचाने के लिए प्रयास तो करती, वो कहती कि छोटा सा बच्चा है, मार के क्या करोगे, मैं इसको लेकर चली जाती हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए मेवाड़ से। लेकिन बनवीर कहाँ मानने वाला था। बनवीर ने कहा कि तुम जल्दी बता दो कि उदय सिंह कहाँ पे है, वरना तुम्हारे पुत्र का वध कर दूंगा। तो फिर बाद में उन्होंने इशारा किया अपने पत्थर पर अपने दिल पर बड़ा पत्थर रखते हुए बलिदान के लिए, और उन्होंने इशारा किया कि वो रहा उदय सिंह। और अपने पुत्र चंदन की तरफ उन्होंने इशारा किया, वो खून से सनी हुई तलवार और जाके गिरी थी सीधी चंदन के ऊपर। लेकिन बनवीर को यह लग रहा था कि ये उदय सिंह है, और फिर बाद में उन्होंने वहां चंदन का हत्या कर दी थी। लेकिन एक मां को देखिए, एक स्वामी भक्ति को देखिएगा, कैसी स्वामी भक्ति हैं जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया था। गुज्जर कौम कितनी वीर होती है, गुज्जर कौम कितनी साहसी होती है। इसीलिए पहले जब भी कोई धाइमा बनाई जाती थी तो वो गुज्जर जाति की महिला को ही बनाया जाता था। गुज्जर जाति की महिलाओं को ऐसा ही नहीं बनाया जाता है। बलिदान रहे हैं बड़े बड़े, गोराधाई ने बलिदान दिया है, पन्नाधाई ने बलिदान दिया है। तो उनकी पन्नाधाय गुज्जर जाति की महिला थी जिन्होंने इस प्रकार अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को वहां से बचाया, और फिर वो वहां से लेकर फरार होती है और उनको लेकर के भागती। खैर अपन जब छोटे थे तब तो अपन ने खूब सारी स्टोरियां सुनी कि पातल में लेकर गई, कोट कटोरे में लेकर, टोकरे में लेकर गई। ये सब कहने की बातें हैं, क्योंकि देखो टोकरे में 4 साल के बच्चे को 5 साल के बच्चे से ज्यादा बड़े उम्र को नहीं ले जाया जा सकता है। जब राणा सांगा की 1528 में मृत्यु हो गई, 1527 खानवा युद्ध के बाद मेवाड़ नहीं आए, तो इसका मतलब उदय सिंह का जन्म तो पहले ही हो चुका था। और 1527-28 से भी पहले हुआ होगा, 26 में भी हुआ होगा, तो 36 में उदय सिंह कम से कम 10-15 साल का तो था ही था, 10-12 साल का तो था ही था। तभी तो उदय सिंह जैसे 4 साल बाद 1540 में उसके महाराणा प्रताप जैसे पुत्र का जन्म हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि जब उदय सिंह को वो लेकर गई थी तब उदय सिंह जो है कोई 4-5 साल का बच्चा था और 2-4 साल बाद जैसे 7-8 साल का होते उसके महाराणा प्रताप जैसा पुत्र जन्म जाए, ऐसा तो संभव है नहीं। पुत्र का जन्म भी तभी हो सकता है जब लड़के की आयु कम से कम 15 या 16 वर्ष हो। 15 या 16 वर्ष से कम आयु के तो संतान भी नहीं हो सकती किसी हालत में। बाकी आप खुद साइंस वाइंस पढ़ते हो, खुद आप समझदार हो, तो पालने वालने में ले जाने वाली तो सब फर्जी बातें हैं। लेकिन फिर भी पन्नादाई अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को इस प्रकार सुरक्षित बचा लेती है और सुरक्षित लेकर के उनको पहुंच जाती है कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ में एक व्यक्ति हुआ करते थे आशा देवपुरा, जिनके पास, और आशा देवपुरा के पास, हाँ जी, अच्छा प्यारे बच्चों, आप में से एक बार यस करो कि कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आज रीट का रिजल्ट आया और रीट में वो सभी विद्यार्थी पास हो गए हैं। जितने भी उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सरकार ने तो नॉर्मलाइजेशन भी कर दिया है, शायद मैंने देखा है 82, 81 नंबर वाले भी पास हुए हैं। लेवल 1 में भी 84 नंबर वालों को पास कर दिया है, तो पास हुए हैं। तो जो जितने भी विद्यार्थी हैं टोटल भाई साहब कतई जहर 8 लाख पास हुए, हमारे मनोविज्ञान वाले सर कह रहे हैं। तो जितने भी प्यारे उत्तीर्ण विद्यार्थी हैं उन सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे आगे की तैयारी के लिए, पूरी जी जान के साथ जुट जाना। जो विद्यार्थी पहले सोच रहे थे हमारे 90 नहीं बने, फेल हो गए, ये वो, तो उन सारे विद्यार्थियों के लिए सरकार मेहरबान, अपने गहलोत साहब मेहरबान, बीडी कल्ला मेहरबान, आप सभी पास। जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं उन उत्तीर्ण विद्यार्थियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक बार कमेंट बॉक्स में इतने से जरूर बताना कि किस विद्यार्थी के कितने अंक आए हैं, तो मुझे अनुमान लग जाएगा कि आपकी तैयारी पहले से कितनी मजबूत है। हमारी रीट क्लियर बिल्कुल आजाद शिवशांत कुमार 123 अंक आए हैं, वेरी गुड बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जो रीट के विद्यार्थी हैं वो एक बार कमेंट बॉक्स में डाल के बताएं कि आपके कितने अंक आ रहे हैं। क्योंकि देखो पहले जो विद्यार्थी के 88 आए थे, 87 आए थे, 85 आए थे, वो सारे विद्यार्थी तो टेंशन में ही थे कि अपना तो क्या ही होना है, क्या ही पास होना है। वो तो सेकंड ग्रेड में इधर उधर लग रहे थे। कोई बात नहीं, सेकंड ग्रेड का रीट का सिलेबस तो सेम ही है। सेकंड ग्रेड अपने दिसंबर में खत्म, फिर अपने जनवरी फरवरी में अपने रीट का मेंस का एग्जाम देना है। तो बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं। बिल्कुल प्यारे बच्चों, आप सभी के बहुत अच्छे अंक आ रहे हैं। 106, 101, 135, 132, ओ माय गॉड, वेरी गुड वेरी गुड। 105, 97, वेरी गुड। सभी के बहुत ही अच्छे अंक हैं। कोई ना प्यारे बच्चों, जो 135 है 132 है, या तो तुम घस के मार रहे हो या इतने नंबर आए होंगे। खैर आए होंगे, लेवल 1 में तो आए होंगे, लेवल 1 वाले विद्यार्थियों के तो सर बता रहे हैं 140 तक भी आए हैं। तो हमारे तो टैलेंटेड बच्चे हैं, सबका सिलेक्शन श्योर है। बस इसी प्रकार लगे रहना, मिठाई खिला देना। निर्मला गुज्जर सर 124, ओ वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मनीष
106 नंबर, कोई बात नहीं बेटा। अब ये जो पुराने नंबर है ना, ये कोई मायना नहीं रखेंगे। अब मायना रखेंगे आपके मेंस की तैयारी, अब मायना रखेगी आपकी जो मुख्य परीक्षा की तैयारी, इसमें आप कितनी जबरदस्त तैयारी करते हो। बाकी जो तैयारी कर रहे हैं अन्य विद्यार्थी, अन्य किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की, तो आप सभी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना, अग्रिम शुभकामनाएं बेटा। चलो बिल्कुल। अब देखो बेटा, अब मैं इनको सारी बातों को लिख देता हूं यहां पे। देखो, अब आप भी साथ का साथ चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो अपनी मर्जी, बाकी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 1533 में गुजरात से बहादुर शाह ने आक्रमण किया। जब 1533 में गुजरात से बहादुर शाह ने आक्रमण किया तो रानी कर्मावती ने धन देकर बहादुर शाह को वापस लौटाया। धन देकर वापस लौटाया। चलो कोई बात नहीं, जिनके जितने अंक आए हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे देखो बेटा, 1534 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर सहायता मांगी, लेकिन समय पर सहायता न मिलने से मेवाड़ पर बहादुर शाह का अधिकार, समय पर सहायता न मिलने से मेवाड़ पर बहादुर शाह का अधिकार। रणथंभौर दुर्ग नहीं दिए थे। अच्छा, रणथंभौर दुर्ग के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल, रणथंभौर दुर्ग दिया था, वो बात मैंने नहीं बताई, कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं। बिल्कुल दौलत राम जी, वो बात भी मैं बता देता हूं। मेवाड़ का दूसरा साका, और बेटा मेवाड़ का दूसरा साका कब हुआ? मैंने ये सारी बातें आपको समझा दी, इसलिए अब लिखवा रहा हूं ना। 1534-35। और जो मेवाड़ का दूसरा साका हुआ था, 3-4 बातें। आक्रमणकारी कौन था उस समय? आक्रमणकारी कौन था उस समय? मेवाड़ का शासक कौन था? केसरिया किनके नेतृत्व में हुआ? जौहर किसने किया था? तो देखो बेटा, आक्रमणकारी कौन था तो आप सभी को पता, बहादुर शाह। और बहादुर शाह कहां का शासक था? तो अपने गुजरात। ये अपने आक्रमणकारी हुआ करते थे। फिर बाद में शासक कौन थे उस समय? तो राणा विक्रमादित्य। केसरिया किसने किया? तो केसरिया रावत बाघ सिंह ने। केसरिया रंग की पाक धारण की और रणभूमि में टूट पड़े थे। हाँ जी बिल्कुल पंकज, 98 आए, कम नहीं है, अपने पास हो गए ना, बस मौज करो। जौहर किसने किया? तो बेटा जौहर के बारे में याद रखना, रानी कर्मावती और जवाहर बाई। रानी कर्मावती विक्रमादित्य की क्या हुआ करती थी? माता। और जौहर बाई उनकी क्या थी? तो उनकी पत्नी।
इनके द्वारा यहां पर जौहर किया गया था। तो ये सीधे सीधे बहुत सी बार अपने पूछ लिया जाता है। तो मेवाड़ का दूसरा साका 1534-35 में किया गया था। आक्रमणकारी बहादुर शाह गुजरात था। शासक कौन था उस समय? राणा विक्रमादित्य शासक थे। केसरिया रावत बाग सिंह के नेतृत्व में, जौहर रानी कर्मावती और जवाहर बाई, जवाहर बाई उनकी पत्नी हुआ करती थी और रानी कर्मावती उनकी माता हुआ करती थी। अब देखो, हुमायूं बाद में आक्रमण करता है और हुमायूं आक्रमण करके उनको पराजित कर देता है, और पराजित करने के बाद वो मेवाड़ से फारस की तरफ भागते हैं। तब एक केम्ब की खाड़ी में उनके गिरने से मृत्यु हो जाती है। तो दो बातें और याद रख लेना। हुमायूं ने मेवाड़ में सेना भेजकर बहादुर शाह को मेवाड़ से खदेड़ा। बहादुर शाह फारस की खाड़ी की तरफ भागे। तब फारस की खाड़ी की तरफ भागे, तब केम्ब की खाड़ी में गिरने से मृत्यु हुई। विक्रमादित्य मेवाड़ के पुनः शासक बने। लेकिन अब तो मेवाड़ के ऊपर ग्रहण लग चुका था। अब फिर अटैक होगा, और फिर अटैक होगा किसका बेटा? तो फिर अटैक होगा अपने बनवीर का। तो ये भी मैंने आपको अभी समझा ही दिया है। बनवीर ने सामंतों के साथ मिलकर विक्रमादित्य की हत्या का षड्यंत्र रचा। 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर मेवाड़ पर अधिकार किया। बनवीर ने उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, लेकिन पन्नाधाय ने पन्नाधाय ने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचाया। तो ये बात आपने याद रखनी है कि इनको सुरक्षित कहां पर पहुंचा दिया था? तो सुरक्षित इनको कुंभलगढ़ पहुंचाया। तो याद रह जाएगा बेटा कि बनवीर ने उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, लेकिन हुआ क्या? पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाया। और कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाया बेटा, तो कुंभलगढ़ दुर्ग में उस समय कौन हुआ करते थे? तो एक बात याद रखना, कुंभलगढ़ में उस समय आशा देवपुरा नाम के एक व्यक्ति थे जो वहां के प्रबंधक थे।
अच्छा मनीषा सर लिखने दो बेटा, आप लोग बाद में इसको पीडीएफ तो वैसे मिल ही जाएगी, वैसे मैं बोल रहा हूं साथ का साथ में लिख रहा हूं, तो आप लोग लिख लो या फिर आप बाद में इस पीडीएफ से उतार लेना। वैसे ई नोट्स के रूप में हम प्रोवाइड कर ही देते हैं, आप देखते ही हो सारी बातें। एक बात अपने ये भी थोड़ी याद रख लेना। तो फिर देखो बेटा, और आपको क्या बातें याद रखनी है इनके बारे में, तो और इनके बारे में महत्वपूर्ण बात है कि उदय सिंह को सुरक्षित कहां पहुंचाया, तो कुंभलगढ़। तो याद रखना कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा ने उदय सिंह को शरण दी। ये अपने महत्वपूर्ण बात है। आशा देवपुरा ने इनको कहां शरण दी, अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में शरण दी थी। कुंभलगढ़ में शरण देने वाला व्यक्ति का नाम बार बार पूछा जाता है, और कुंभलगढ़ में शरण देने वाला व्यक्ति कौन था, आशा देवपुरा। जी हाँ, एक बात और अपने से पूछ लिया जाता है कि किनके सहयोग से उनको बाहर निकाला, तो पन्नाधाय ने कीरत बारी, ये कोई सफाई कर्मी था, उनके सहयोग से, कीरत बारी नामक व्यक्ति के सहयोग से उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचाया। ये नाम भी थोड़ा सा याद रखना बेटा कि बचाने वाली महिला का नाम क्या था अपने, पन्नाधाय। और पन्नाधाय ने किनके सहयोग से बचाया था, कीरत बारी के सहयोग से इनको बचाया था। सारी बातें आपको समझ में आ गई उदय सिंह के बारे में। अब अपन उदय सिंह के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। मैं सारी बातों का 1 मिनट में रिवीजन करा देता हूं आप लोगों को। आज अपन ने पढ़ना शुरू किया था विक्रमादित्य से। सारी बातें सुनना बेटा, पूरे मनोवेग के साथ सुनना। विक्रमादित्य 1531 से 1536, माता का नाम रानी कर्मावती, पिता का नाम राणा सांगा, पत्नी का नाम जवाहर बाई, मात्र 11 वर्ष की आयु में शासक बने थे। इनके समकालीन जो है पृथ्वीराज का एक दासी पुत्र था बनवीर, जिनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी मां का नाम था पुत्तलदे। इनकी माता का नाम कभी याद रख लेना, पुत्तलदे। पूछ लिया जाता है, एक दासी महिला थी जिनकी कोख से इनका जन्म हुआ था। इनकी संरक्षिका कौन बनी, तो रानी कर्मावती बनी थी। ये बातें मैंने समझाई। 1533 में गुजरात से बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने धन देकर बहादुर शाह को वापिस लौटा दिया था। 1534 में बहादुर शाह ने मेवाड़ पर पुनः आक्रमण किया। रानी कर्मावती ने हुमायूं के पास राखी भेजकर उनसे सहायता मांगी, लेकिन समय पर सहायता न मिली, इसलिए मेवाड़ पर बहादुर शाह का अधिकार। मेवाड़ का दूसरा शाखा हुआ बेटा 1534-35 में। आक्रमणकारी का नाम बहादुर शाह, शासक उस समय राणा विक्रमादित्य थे। केसरिया रावत बाघ सिंह के नेतृत्व में हुआ था, और जौहर रानी कर्मावती व जवाहर बाई ने। रानी कर्मावती विक्रमादित्य की माता हुआ करती थी, जबकि जवाहर बाई उनकी पत्नी हुआ करती थी। हुमायूं ने मेवाड़ में सेना भेजकर बहादुर शाह को मेवाड़ से खदेड़ा। बहादुर शाह फारस की खाड़ी की तरफ भागे थे, तब एक केम्ब की खाड़ी नामक स्थान में गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है। विक्रमादित्य मेवाड़ के पुनः शासक बने थे। किनके सहयोग से पुनः शासक बने, तो ये बने थे अपने हुमायूं के सहयोग से। बनवीर ने सामंतों के साथ मिलकर विक्रमादित्य की हत्या का षड्यंत्र रचा। 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। विक्रमादित्य की हत्या कर दी, और 1536 में बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, और बनवीर ने उदय सिंह को मारने का प्रयास किया, लेकिन पन्नाधाय ने पुत्र चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाया। कुंभलगढ़ में आशा देवपुरा नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने उदय सिंह को शरण दी थी। पन्नाधाय ने कीरत बारी नामक एक व्यक्ति के सहयोग से उदय सिंह को सुरक्षित कुंभलगढ़ पहुंचाया। तो ये सारी बातें हुई थी अपने किसके बारे में, ये सारी बातें अपन ने करी थी विक्रमादित्य के बारे में। प्यारे बच्चों, मैं मेरी तरफ से पूरी जी जान लगा रहा हूं। मैं कोई टॉपिक को किसी प्रकार से ऊपर से नहीं चलने का प्रयास कर रहा हूं। जितना गहराई में, जितना ज्यादा पढ़ाया जा सकता है उतना पढ़ा रहा हूं, ताकि एक ही बार में आपकी बढ़िया तैयारी हो जाए, बढ़िया नोट्स बन जाए। बिल्कुल किरण योगी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। सुनील नमस्ते। रमेश पटेल नमस्ते बेटा, नमस्ते। अब अपन आगे बढ़े। आगे बढ़े क्या?
हाँ जी, आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े बेटा। हाँ जी, चलो प्यारे बच्चों आगे देखिएगा। अब अपन ने लास्ट पढ़ा था, विक्रमादित्य के बारे में सारी बातें पढ़ ली हैं। विक्रमादित्य के बाद अपन अब पढ़ना शुरू करते हैं उदय सिंह के बारे में। उदय सिंह ने क्या क्या काम किए थे, उदय सिंह का क्या शासनकाल रहा, कहां से कहां तक राजा रहे थे। उदय सिंह के बारे में अपने को दो शासनकाल के बारे में याद रखना है। उदय सिंह का शासनकाल, दो शासनकाल आपको याद रखने पड़ेंगे। एक शासनकाल तो आपको याद रखना है 1537 से 1572। आप कहोगे कि सर हम ये याद कौन सा करेंगे, ज्यादा सही कौन सा माना जाएगा, तो मैं अभी आपको दोनों ही बता देता हूं। एक शासनकाल अपने को याद रखना है 1540 से 1572। सर 1572 तो ठीक है, लेकिन 37 और 40 दोनों में क्या अंतर है? जब महाराणा राणा उदय सिंह को जब यहां लाया गया था कुंभलगढ़ में, और उदय सिंह को कुंभलगढ़ में लाने के बाद उदय सिंह को 1 साल तक तो बात को गुप्त रखा था। ठीक है, अजय कुमार, हंसा, अजय, जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल सभी को समझ में आ गया। ओके ओके, राकेश यादव, सुनील, सभी बच्चों को बहुत अच्छे से, वेरी गुड। अब देखो बेटा, दो शासनकाल मिलते हैं। अक्सर आप लोगों ने ये दोनों शासनकाल सुने भी होंगे और दोनों शासनकाल के बारे में पढ़ा भी होगा। ये दो शासनकाल इनके बारे में मिलते क्यों हैं? तो पहली बात तो यह है कि बेटा ये दो शासनकाल इनके पीछे मिलने का पीछे कारण यह है कि इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। इनका राज्याभिषेक पहली बार 1537 में हो चुका था और पहली बार इनका राज्याभिषेक जो हुआ था वो कुंभलगढ़ में हुआ था। लेकिन 1540 तक चित्तौड़ के ऊपर बनवीर का अधिकार था और 1540 तक बनवीर का अधिकार होने के कारण बनवीर को इन्होंने 1540 में पराजित कर संपूर्ण मेवाड़ पर अधिकार किया। तो जो इतिहासकार ऐसा कहते हैं, वो इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि 1540 से 1572 सही है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं बेटा, एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें यह शासनकाल दे रखा है। हालांकि कभी आज दिन तक का इतिहास रहा है, कभी सन नहीं पूछा गया है। आज दिन तक कभी किसी एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा गया कि उदय सिंह का शासनकाल कब से कब तक रहा है। सीधा सीधा ऐसे दे दिया जाता है कि इस समय से इस समय के बीच में शासक काल कौन रहा था, या सीधा पूछ लिया जाता है इनके समकालीन राजा कौन है, या पूछ लिया जाता है कि निम्न शासकों के काल क्रम के अनुसार शासकों का सही क्रम जमाइएगा। कौन से शासक का काल क्रम? अपन लोग जितनी हिस्ट्री में तारीखें याद करते हैं, कभी इतनी तारीखें एग्जाम वाले पूछते ही नहीं है। जितनी हिस्ट्री में अपने को तारीखें बताई जाती हैं, हकीकत बात यह बेटा है कि हिस्ट्री में इतनी तारीखें कभी नहीं पूछी जाती हैं। अपने इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर इतनी सारी तारीखें हम याद करें, कैसे करें। आप तो तारीखों पे तारीखें बता देते हो। हमेशा बेटा तैयारी करो जब भी हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में थ्योरी पर ज्यादा फोकस करो। थ्योरी में ही ज्यादा पूछा जाता है। कोई बात नहीं बेटा, मैं तो हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं। मैं हमेशा बच्चों को एक ही बात बताता हूं, आप लोगों का जब भी हौसला टूटने लगे, जब भी आपको ये बात लगे कि अब हम तैयारी कैसे करें, अब हमारे सामने तो पहाड़ों पे पहाड़ आ पड़े। एलडीसी वाले विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर हमारे सामने सीईटी आ गया है, वो सोच रहे होंगे हमारे पास हाई कोर्ट एलडीसी वाली भर्ती आ गई है, या फिर आप लोगों से ऐसे पूछ लिया जाए कि यार हमारे सामने तो ये चीजें आ गई हैं, एग्जाम, ये एग्जाम आ गया है, ये एग्जाम आ गया है। अगर इस प्रकार के अगर अपने तनाव आता है तो बस एक ही चीज, बस मेहनत करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था ना, फल की चिंता मत कर, कर्म किए जा, कर्म करते रहो। जब भी पढ़ने का मन नहीं करे, बस अपने माँ बाप की आंखों में देखना और माँ बाप की आंखों में वो अरमान जो है, उन अरमानों को पूरा करने के लिए जी जान से वापस लग जाना। तो कितने ही मोटिवेशन वीडियो देख लो तुम, कितने ही कुछ कर लो, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा उन मोटिवेशनल वीडियो से। थोड़ी देर मोटिवेशन रहेगा, जैसे वो वीडियो बंद हुआ आपका मोटिवेशन वापस उतर जाएगा। इसलिए जब भी पढ़ने का मन नहीं करे, आपका मन करे मैं घूम के आ जाता हूं, आपका मन करे मैं ये करके आ जाता हूं, बस उस समय बस एक बात याद करना कि आपकी माँ, आपके पापा कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आप कोई करोड़पति आदमी नहीं हो। मुझे नहीं लगता कि आप में से जितने बच्चे पढ़ रहे हैं कोई करोड़पति होगा, कोई बिजनेसमैन होगा जिनके मम्मी पापा के भाई साहब करोड़ों का बिजनेस है और उनको पटवारी की एलडीसी की तैयारी करनी पड़ रही। नहीं, अगर आप करोड़पति होते, आप अरबपति होते, तो आज आप तैयारी नहीं कर रहे होते, आप उनका बिजनेस संभाल रहे होते, उनके बिजनेस को आगे बढ़ा रहे होते। इसलिए प्यारे बच्चों,
डिमोटिवेट मत हो। अब रिजल्ट आ गया है, अब आप अपनी आगे के लक्ष्य पर जुट जाइए, पर आप अपनी तैयारी पर कोई कमी मत छोड़िए। पूरी जी जान के साथ पूरी कायनात लगा दीजिए अपनी तैयारी में, कोई कमी मत छोड़ना, अपनी तरफ से कमी मत छोड़ना। अपनी तरफ से आप जितना पढ़ सको उतना पढ़ना। और आपने कमी छोड़ दी, ना तो हम जिम्मेदार हैं, ना इस ब्रह्मांड का कोई और व्यक्ति आपके लिए जिम्मेदार होगा। वह आप लोग अपनी कमी मत छोड़ना, ये आप लोगों को करना है। बस इतना सा कर लीजिए, बस आपकी नैया पार है। हाँ, दौलत राम जी, राज सिंह का शासनकाल पूछा गया था पटवारी परीक्षा में, पर मुझे नहीं लगता है कि ऐसा शासनकाल आया होगा कि 1652 से 1680, 1651 से 1680, 1650 से 1680। अगर विकल्प आए भी होंगे तो कभी ऐसा विकल्प नहीं आए होंगे। कभी यूं तारीखों में एक दिन आधा दिन आगे पीछे, एक वर्ष आगे पीछे नहीं आता है। कंफ्यूजन वाले में तो कतई नहीं आता है, सीधा सीधा उनका काल कर्म मिलान के लिए पूछ लिया जाता है। तो क्या इस बार यस करके बताओ, इस बार सिलेक्शन लेकर रहोगे या फिर बस टाइम पास कर दोगे? क्योंकि विद्यार्थी अभी भी पात्रता परीक्षा में 8 लाख पास है। क्या 8 लाख पास है? और उन 8 लाख में अपना नंबर लाना है। अपने आप को कमजोर साबित मत होने देना। क्या पूरी कायनात की ताकत लगा दोगे इस भर्ती में, या फिर अगली भर्ती के लिए फिर आ जाओगे तैयारी करने के लिए? मुझे पूरा यकीन है, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर। इस बार आप कुछ नहीं कमी छोड़ोगे, इस बार पूरी जान झोंक दोगे अपनी तैयारी में। इस बार आर या पार, इस बार अपना सिलेक्शन होना चाहिए। मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी बस शिक्षक बनो, आप सभी बस जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो उस भर्ती में सेलेक्ट हो। आप आरएस की तैयारी कर रहे हो, आप आरएस बनो। आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप व्याख्याता बनो। आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आप सेकंड ग्रेड बनो। मन की हारे हार, मन के जीते जीत। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। बिल्कुल। हाँ, एक और बात, इतना मंगतापना भी नहीं। सिलेक्शन हो जाए तो मिठाई जरूर खिला देना। यूं नहीं हो कि तुम मिठाई भी ऑनलाइन भेज दो, सर आपने तो कोर्स में ऑनलाइन दिया है, फोटो खींच के व्हाट्सअप कर दो। हाँ, मैं ध्यान रखना, घर पे आ जाऊंगा मिठाई, मैं मिठाई खाने का एक नंबर मंगता आदमी हूँ। मिठाई सूंघते सूंघते कहीं भी पहुंच सकता हूं मैं। हाँ, जिन जिन का सिलेक्शन हो जाए तुरंत मुझे जानकारी दे देना और मिठाई खिला देना मेरे को। टॉप करना इस बार। अपना सीक्वाल नया ऐप है, अपने एक में आप लोगों को इस बार जान लगानी है। हम हमारी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। अगर हमारी तरफ से कोई छोटी मोटी कमी रह भी जाए, कोई गिले शिकवा रह जाए तो भूल जाना, पत्तान अपनी तरफ से लगाना। नहीं हुआ तो जिम्मेदार तुम हो, ध्यान रखना। हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप लोग का सिलेक्शन हो गया, सरकारी तनख्वाह आएगी, तनख्वाह हमें नहीं दोगे आप लोग। इसलिए अपनी तरफ से कोई कमी मत छोड़ना। किताबें भी पढ़ना। मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस भरोसे, बिल्कुल ही ऐसे भरोसे मत बैठ जाना। मैं पूरी मेहनत करता हूं, मेरे यहाँ की टीम पूरी मेहनत करती है, लेकिन अपने भरोसे नहीं बैठना। अपने को भी कायनात लगानी है। ठीक है बेटा? उदय सिंह के बारे में देखो। देखो बेटा, कुंभलगढ़ में ले गए थे इनको, तो कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक किया गया था। और जब कुंभलगढ़ में इनका राज्याभिषेक हुआ था, 1 साल तो बात को गुप्त रखा गया था। 1 साल तो बात को यूं चूचुकाड़ा तक नहीं होने दिया। उसके बाद 1 साल बाद जो है ना, 1 साल बाद ये बातें सामने आई थी। 1 साल बाद क्या हुआ बेटा? तो इन्होंने पूरी तैयारी के साथ जो है, पूरी तैयारी के साथ आक्रमण किया था। तो देखो बेटा, तो उदय सिंह के बारे में अपने को क्या क्या बातें याद रखनी है, तो सारी बातें आप समझ लीजिएगा। 1537 से 1572, 1540 से 1572 दोनों शासनकाल है। दोनों शासनकालों में क्या क्या है? हाँ, वाद्य यंत्र। देखो बेटा, होता क्या है कि लोकगीत दे रखे हैं, वाद्य यंत्र आपके पर्टिकुलर नहीं दे रखे हैं। पढ़ो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ो तो हम तो इसलिए डाल रहे हैं कि बहुत सी बार ऐसे वाद्य यंत्रों के बारे में आ ही जाता है कि लोकगीतों से रिलेटेड है, इसलिए डाल दिया है। कल खत्म कर दूंगा मैं वाद्य यंत्र, आज की क्लास और कल की क्लास में और है। हाँ जी, देखो, तो उदय सिंह के बारे में अपन पढ़ रहे थे। 1537 में इनका राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया। कुंभलगढ़ दुर्ग में किया गया। नाडोल पाली के राजा अखेराज देवड़ा ने, नाडोल पाली के राजा अखेराज देवड़ा ने अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह
उदय सिंह से करवाया, उदय सिंह से करवाया। जयवंता बाई का विवाह उदय सिंह से करवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। नाडोल पाली के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था अखेराज देवड़ा, और अखेराज देवड़ा ने अपनी पुत्री जो है, अपनी पुत्री का तो नाडोल पाली के राजा अखेराज देवड़ा ने अपनी पुत्री जयवंता बाई का विवाह उदय सिंह से करवाया। सबसे महत्वपूर्ण बात तो एक तो अपने को ये याद रखनी है। फिर आपको और क्या बात याद रखनी है, तो और बात महत्वपूर्ण बात है वो भी अपने को याद रखनी है। देखो बेटा, एक तो अपने ये हो गई 1537 में इनका राज्याभिषेक हुआ। एक इनके मैं पूरे राशन कार्ड इनका बता ही देता हूं कि इनके पुत्र कौन थे, क्या क्या था। तो उदय सिंह के बारे में 4-5 बातें जो अपने को सीधी सीधी पूछ ली जाती है। इनकी पत्नियां कौन कौन थी, तो इनकी पत्नियां, एक तो इनकी पत्नियों के बारे में अपने को याद रखना है, पत्नियां। एक इनके पुत्र कौन थे, इनके पुत्रों के बारे में याद रखना। एक इनके सेनापति कौन कौन थे, इनके सेनापतियों के नाम अपने से पूछ लिए जाते हैं, सेनापति कौन कौन थे। तो देखो बेटा, इनकी पत्नियां, तो उदय सिंह जी की प्रमुख पत्नियों में एक तो नाम आता है जयवंता बाई। इनकी पत्नी का नाम जयवंता बाई। फिर आपसे पूछा जाएगा बेटा, एक का नाम था धीर बाई, एक का नाम अपने याद रखना रुक्मण बाई, एक का नाम कीरत बाई। ये इनकी प्रमुख पत्नियां। फिर अपने उदय सिंह जी के पुत्रों के बारे में पूछ लिया जाए तो महाराणा प्रताप जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे। फिर आपसे पूछा जाएगा इनके दूसरे पुत्र जगमाल, बैठ जाओ, शक्ति सिंह, पुत्र तो इनके मेन ये तीनों ही नाम मिलते हैं। फिर बाद में इनके सेनापतियों के बारे में पूछा जाएगा तो एक का नाम जयमल राठौड़, एक का नाम था बेटा फत्ताजी सिसोदिया, एक का नाम था अपने कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। ये इनके प्रमुख सेनापति। ये कुछ बातें हैं जो इनके बारे में याद रखनी है। नहीं, प्री का हो जाएगा बेटा। हाँ बिल्कुल, धीरबाई भटियानी रानी थी। बिल्कुल, मैं इनके बारे में खूब डिटेल से आपको और चर्चा करेंगे और डिटेल से मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा। मेंस का तो कोर्स क्या है एक्चुअल में बेटा नहीं होगा। आरएस मेंस की अपन कर ही नहीं रहे। अपन इतना कम फीस में आरएस मेंस कराना संभव भी नहीं। आप जानते हो उसमें 15-15 सब्जेक्ट आते हैं। आरएस मेंस नहीं करा सकते हैं। आरएस प्री का हो जाएगा आपके, निश्चिंत रहो। बाकी बच्चों अपन पढ़ते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास अपनी वाद्य यंत्र की होगी। आज और कल वाली क्लास में मैं वाद्य यंत्र पूरे करा दूंगा। मैं खूब डिटेल से वाद्य यंत्र सारे पढ़ा रहा हूं। आज इमेज के साथ अपन वाद्य यंत्र पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी प्रकार पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी को धुआंधार तरीके से आगे बढ़ाते रहें। अगली क्लास आपकी मनोविज्ञान की होने वाली है, तो मनोविज्ञान की क्लास में आप सभी जुड़ जाइए और तैयारी के साथ पूरी जी जान के साथ जुड़ जाना। और जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बच रहे थे, अपने जो हेमंत सर वापस आज आ गए हैं, तो हेमंत सर की क्लास कल से शुरू हो जाएगी आपके। तो अपने फर्स्ट ग्रेड में जो बचे हुए टॉपिक हैं अपने शैक्षणिक अभिरुचि और शिक्षा शास्त्र वगैरह, उनके भी आपकी क्लासें डल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सभी को राम राम।